तालीम तो छोड़ो, मदरसे में जाके पता नहीं कुरान भी हाफिज लिखता है। हाफिज इतना मुनाफिक और झूठा कभी नहीं होता है। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मौसूफ जो है साबिक सीएम, उसकी सीएम बनने से पहले माली पोजीशन क्या थी, सीएम जब ख़त्म हो गई तो माली पोजीशन कहाँ तक पहुँच गई। वो जो 12-13 माले के घर में रहता था कशरोड में, और अब जो महल नमा एक कोठी बनाई है अपने और अपने भाई के लिए, वो किन पैसों से बनाई है, वो पैसे कहाँ से आए, वो मौसू वो भी बताते तो बेहतर होता। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि उस दौर में जितनी करप्शन हुई, सीएम हाउस में बैठ के ठेकों की बंदरबाट होती थी, वो पूरा मीडिया इस बात की गवाही देगा कि वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन सीएम बनने के बाद उसकी पोजीशन ही बता रही है कि वो पैसा कहाँ से आया, किन ठेकों में आया, कौन उसका पार्टनर था, ये पूरी दुनिया जानती है। लीग नून जो हम समझ रहे हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून को फिर एक फिरके की तंजीम बनाने की तरफ जा रहे हैं। बुखलाहट की इस हद तक गए हैं कि उनके 2 ग्रुप हैं, आपस में सुलह कर लो। किसने रोका है? नवाज शरीफ के पास जाओ, शहबाज शरीफ साहब के पास जाओ, मरियम नवाज साहिबा के पास जाओ, अपना मसला हल करो। जाके काजी निसार साहब के पास गया है मौसूफ कि मेरे और अनवर के दरमियान सुलह करा लो। काजी निसार साहब, मोहतरम काजी निसार साहब, वो तो एक और तंजीम अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान कोहिस्तान के अमीर है, वो क्या तुम्हारी सुलह कराएगा। इससे हम ये समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को दोबारा फिरका परस्ती की तरफ ले जा रहा है। यह गिलगित बल्तिस्तान के लिए और ख़ुद मुस्लिम लीग के लिए अच्छी बात नहीं है कि हफीजुर्रहमान तो सबसे पहले इस हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इल्ज़ामात लगाने से पहले इसके 2 वज़ीर हैं, एक तर्जुमान है, एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर है। इनको पहले अगर ये गवर्नमेंट वाकई करप्ट है तो इनके वज़ीर भी करप्ट होंगे, इनके स्पेशल असिस्टेंट और तर्जुमान भी करप्ट है। ये गवर्नमेंट से बाहर क्यों नहीं निकलते? एक अगर करप्ट है तो ये पहले निकले फिर बातें करे। इधर गवर्नमेंट में भी है और उधर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। हफीजुर्रहमान साहब बेसिकली ब्लैकमेलिंग चाहते हैं। वो यानी पहले अपने दौर में जुडिशरी कुछ जजों को बुला के वो उसको याद है, वो समझते हैं शायद ये हुकूमत भी यही कर रही है। इस गिरिट स्टेशन का टेंडर था तो वो उसका नाम ही गिरिट रखा था। वो जिस मीटिंग में भी जाता था गिरिट कहता था, गिरिट कहता था। जो 4 अरब का प्रोजेक्ट था और मेरे ख्याल में फाइनल हुआ है कोई 18 अरब पे, तो उस पर तो वो बात नहीं करता है। शायद उसमें उसको हिस्सा मिला होगा, वो पहले भी मिलता रहा है। वो जो महल नमा घर बनाया है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। खैर वो अभी जब बातें आ गई है तो वो सारी खुल जाएंगी। जब इंक्वायरीज होंगी तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। कुछ जमातों को शायद वो यही जूम था कि मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो जिस तरह 2015 में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत से यहाँ हुकूमत बनाई गई थी और एक नारे के ज़रिए एक हुकूमत बनाई गई थी, तो वो दोबारा शायद इस सोच में थे कि वफाकी हुकूमत की मुदाखलत होगी और हम जो है हुकूमत बना के वज़ीर आला बनेंगे। तो शायद उनको वो आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कल हमारे मुस्लिम लीग नून के साबिक चीफ मिनिस्टर साहब और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून, चूँकि वो अब सदर नहीं है, तो उनके जनरल सेक्रेटरी ताबान साहब ने उस दिन मीडिया में कहा कि हमारी कोई तंजीम नहीं है, जमात है, तंजीम नहीं है, तो इसलिए हम उसको साबिक सदर कहेंगे। तो उसकी बुखलाहट कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, एक तरफ वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता है और पस से पुश्त बैक डोर में वो राबिते कर रहा होता है कि हम मिल के जो है इस हुकूमत को गिरा देंगे और जून के बाद इलेक्शन करा देंगे, और सामने आके वो कुछ और बात करता है, तो वो मुनाफिकत की इंतहा है। क्योंकि शायद उसने ख्वाब देखा होगा तो ख्वाब की ताबीर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए बुखलाहट में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी हम समझते हैं कि जो शमूलियतें हो रही हैं या मुस्लिम लीग नून से भी लोग निकल के पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो बुखलाहट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ामात लगाए
और मौजूदा हुकूमत जो हाजी गुलबर साहब की है उस पर भी इल्ज़ामात लगाए। हालांकि पीपल्स पार्टी पे उसके इल्ज़ामात बनते नहीं थे, क्यों उसके बाद उसकी हुकूमत आई थी 5 साल गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की। हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो कहता है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान आज भी वो समझता है जितने तरक्याती काम हो रहे हैं शाहिद वो करा रहा है। वो ख्वाब रात को देखता है, सुबह आके मीडिया में बातें करता है। हालांकि उसके बाद खालिद खुर्शीद की गवर्नमेंट आई, अब हाजी गुलबर साहब की गवर्नमेंट है। मुझे जो है उस 5 साल टेन्योर में ये बताए 1 मेगावाट बिजली घर, 1 मेगावाट को कोई बिजली का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लाया है हमारे दौर में। वो कहता है एक कलवर्ट भी नहीं बना उस वक़्त, चूँकि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो फिर भी 2-3 प्रोजेक्ट ये बिजली के नल तर में है। 14 मेगावाट 16 मेगावाट पीपल्स पार्टी के दौर में टेंडर हुए थे, और 14 मेगावाट चूँकि चाइनीज़ कंपनी ने लिया था उसी वक्त उसी टेन्योर में, शायद 1 साल ऊपर भी गया होगा, कंप्लीट हो गया था। 5 साल उस दौर में हफीज़ुर रहमान साहब के दौर में वो 16 मेगावाट नल तर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनवा सके। फिर कहता है कि मैंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। कार्डिक सेंटर जो बना हुआ है वो भी उस वक़्त हफीज़ साहब के वजह से फिरकावारियत का नज़र हो गया था। मुशर्रफ साहब के दौर में एक स्कीम आई थी 345 मिलियन की, वो भी फिरकावारियत, और मेडिकल कॉलेज जो आज नहीं बन रहा है वो भी फिरकावारियत की नज़र करा दी उस दौर में। बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसने ये मसला हल कर दिया, और पहला PC1 ड्राइंग डिज़ाइन फिजिबिलिटी का टेंडर कार्डिक सेंटर का पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। वो रिकॉर्ड चेक कर ले। ये सेवरेज जो आज काम हो रहा है इसका भी पहला टेंडर पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। बाद में नून लीग के दौर में उसका दूसरा फेज़ पे टेंडर हुआ, और उन दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट उसमें टेंडर हुआ वो खालिद खुर्शीद के दौर में हुआ था। तो कुछ हकीकतें हैं, हमें तस्लीम करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए आवाम बेवकूफ़ नहीं है। और सिर्फ एक हॉस्पिटल, अच्छा ये सिटी हॉस्पिटल, इसमें मेहदी शाह साहब ने ये प्रोजेक्ट दिया था, और उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जब हुई थी तो उसका बोर्ड बना। जब इफ्तिताह कर रहा था वो प्रोजेक्ट, हमारे हुकूमत के ख़त्म होने के शायद साल बाद उसका इफ्तिताह हुआ, तो वो इतना यानी इंसान में कर्टेसी होनी चाहिए, वो मेहदी शाह साहब का बोर्ड उठा के उसके ऊपर अपना बोर्ड लगा दिया। हाँ, ये सैफुर रहमान हॉस्पिटल जो बनाया गया है ये इस दौर में बना है, और टेंडर किसको दिया था, कौन उसका पार्टनर था उस प्रोजेक्ट में जिससे वो घर बना है, तो ये पूरी दुनिया गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उस दौर की करप्शन की दास्तानें आज भी लोगों के जहनों पे है, ज़बानों पे है। तो बहरहाल एक और बात जो मुस्लिम और काजी साहब ने अनवर साहब को बुला के कहा मैं सुलह कराता हूँ, जो बातें सामने आई है, इवन CM साहब को भी कहा है कि इन दोनों में सुलह करा लो। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ताबान साहब कहाँ जाएंगे, अनवर वो रानी साहिबा कहाँ जाएगी, और बल्तिस्तान के, अस्तोर के, नगर के मुस्लिम लीग नून वाले किधर जाएंगे। अगर काजी साहब ने ही मुस्लिम लीग का सलाह कराना है तो मैं समझता हूँ हफीज़ साहब को मुस्लिम लीग को छोड़ के तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के अमीर बनना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े ताकि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो कल उसने कुछ इल्ज़ामात मेरे ज़ात के मुतल्लिक लगाई हैं, तो जब मैं डिप्टी स्पीकर था मेरे भाई की कंपनी है शाहीन एंड सन्स, जो 1964 में मेरे वालिद साहब ने रजिस्टर कराई, और उसके तहत गिलगित बल्तिस्तान में न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब में और उधर आज़ाद कश्मीर में भी बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो गिलगित बल्तिस्तान में था हाइडल में, ये उस वक़्त जो बना था 4 मेगावाट जिगलोटगा, वो आपके सामने है। आज तक तकरीबन 20-22 साल से ऊपर हो गए हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं आई। उसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट दियामर बशर डैम में 3-3.5 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, उसके अलावा सैकड़ों प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में भी बने हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जब मैं डिप्टी स्पीकर बना था तो मेरे भाई ने कहा कि अब मैं गिलगित बल्तिस्तान में काम नहीं करूंगा, क्योंकि यही लोग बाद में इल्ज़ामात लगाएंगे। तो मेरे टेन्योर में शाहीन एंड सन्स ने गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोजेक्ट नहीं लिया, हालांकि वो ले सकते थे। उनकी कंपनी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कौंसिल में नो लिमिट में वो रजिस्टर है,
यहाँ पाकिस्तान तो छोड़ो, बैरूनी दुनिया में भी जाके वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं और राब्ते कर रहे हैं लोग। चूँकि मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाइयों ने मिल के बाद में ये कंपनी बनाई और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तकरीबन 500 से 400 से 500 लोग उनके कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं। सिर्फ वे ये ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं बल्कि मिनरल माइनिंग पे भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरे ये होटल जहाँ आप बैठे हुए हैं ये भी एक बिज़नेस है। उसके अलावा मेरे भाई ने, छोटा भाई डॉक्टर है, उसने एक हॉस्पिटल बनाया है। हफीज़ुर रहमान भी सरकारी ख़जाने पे जो हॉस्पिटल बना के अपने भाई का नाम लिखा है, तो अपने बाप के नाम पे, भाई के नाम पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, वहाँ लोगों की खिदमत भी करे, किसने रोका है? तो ये बहुत सी बातें हैं जो और भी थी। बहरहाल चूँकि हफीज़ुर रहमान साहब बुखलाहट का शिकार है, इसलिए कभी वो तंजीम अहले सुन्नत के पास जाते हैं, कभी काजी निसार साहब के पास जाते हैं, पता नहीं उसके अलावा किन किन मसलकी या ये जो है जमातों के पास गए होंगे। और हफीज़ुर रहमान अपनी बात भूल गया जब उस वक़्त जस्टिस राना शमीम साहब ने 100 मोटो लेके इसकी जाली डिग्री पे ये जो सीएम बना था, जाली डिग्री, खालिद खुर्शीद ने तो अपनी डिग्री शायद कहीं पेश नहीं की होगी, लेकिन चूंकि जाली डिग्री थी इसलिए आर्टिकल 62-63 के ज़ुमरे में वो नाहल हो गया। और हफीज़ुर रहमान का तो केस पेंडिंग था अदालत में। वो रात को एक जज को जिसने अपॉइंट किया था उसको यहाँ से भगाया। ये तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जुडिशरी की तारीख में है। बाद में वही जज इसको कहता है कि नहीं, इसकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जबकि यह टेक्नोक्रेट के लिए अप्लाई किया था तो इसकी डिग्री जाली थी। आज मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोग वैसे हवाई बातें करते हैं, जाए अदालतों में साबित करे इसकी जाली डिग्री है। अगर इसके पास कागजात नहीं है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आए हमसे ले ले। इसने डिग्री वहीं उस वक़्त आलिम की जाली डिग्री है। कल के उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जब मैं मेंबर बना हूँ तो मेरे भाइयों ने मिल के गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट लिया। हालांकि गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट का टेंडर वफाक में निगरान हुकूमत थी, 2023 में इसका टेंडर हुआ था और अभी मैं मेंबर बने तो महीना हो गया है। एक इंटरनेशनल इसका एड आया था एक बार में, उसमें बहुत सी 18 तकरीबन कंपनीज ने अप्लाई किया था, जिनमें टेक्निकली 3 कंपनी शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, जिसमें इनका मौसूफ का एक शायद पार्टनर भी है। तो वो प्रोसेस 6 महीना चलता रहा। शायद उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश नहीं कर सके तो उनको रिजेक्ट किया।